आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ना तो अपना ख्याल रख पाते हैं, ना ही अपने परिवारजनों का। खास करके हमारे परिवार में जो लोग रोगी होते हैं, उनका भी हम कहीं ना कहीं सुरक्षित देखभाल नहीं कर पाते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज विश्व भर में असुरक्षित देखभाल की वजह से कई जो रोगी हैं उनकी मौतें हो जाती हैं, लेकिन इन मौतों को रोका भी जा सकता है। जी हाँ, इसी बात का ध्यान में रखते हुए WHO ने साल 2019 के सितंबर में एक नई जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जिसे हम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के नाम से जानते हैं। इसी विषय पर विशेष जानकारी के लिए आज हमारी टीम पहुंची है पटना एम्स में, जहां हम जानेंगे डॉक्टर CM सिंह से, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं पटना एम्स में, उनसे इस जागरूकता अभियान के बारे में क्या कुछ कर रहा है पटना एम्स। तो चलिए चलते हैं पटना एम्स में अंदर। चलिए इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर CM सिंह का, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं पटना एम्स में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मेरा ये कंसर्न है कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी इस तरह की के मेडिकल जो पेशेंट सेफ्टी डे है इसकी शुरुआत करने की? पेशेंट सेफ्टी डे की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेडिकेशन एरर एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में भी, और वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए 72 जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाएगा, और तभी से 2019 से 17 सितंबर को हर वर्ष हम पेशेंट सेफ्टी डे मनाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने मेडिकेशन एरर के बारे में बात की है, इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। मेडिकेशन एरर के बारे में एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई दवा, जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो एक तो उसका डोज प्रिस्क्राइब करता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब करता है कि वो दवा कितनी बार लेनी है दिन में, और उसके बाद किस रूट से लेनी है, ओरल लेनी है या इंजेक्टेबल लेनी है, और अगर इंजेक्टेबल लेना है तो इंट्रामस्कुलर लेना है, इंट्राडर्मल लेना है या इंट्रावीनस लेना है। तो बेसिकली अगर इन सारी चीज़ों में अगर कोई एरर होता है तो उसी को मेडिकेशन एरर हम बोलते हैं। या तो जैसे दवाओं की अगर हम बात करें, उनकी अगर स्टोर प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपरली अगर प्रेस्क्राइब नहीं है, और अगर प्रेस्क्राइब डोज में नहीं ली गई है, तो ये सब कुछ मिला के मेडिकेशन एरर बनता है। डॉक्टर साहब, पेशेंट सेफ्टी को लेकर के जो एक आम लोगों में ये जो धारणाएं हैं कि ये क्या है, जो जानना चाहते हैं, क्या वो कुछ परिवार के तरफ से जो देखरेख होता है वो उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हॉस्पिटल के साइड से मैं ये कहूँ कि मेडिकल के टर्म में पेशेंट सेफ्टी की क्या कुछ उसमें व्यवस्था की गई, या क्या क्या अंतर्गत आता है इसके? जैसे पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो कई बार वो अपनी प्रॉब्लम लेके भर्ती, जिस प्रॉब्लम लेके भर्ती है उसके अलावा भी हॉस्पिटल से उसे इन्फेक्शन मिल जाता है, जिसके हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये जिम्मेदारी उस अस्पताल की होती है कि अपने अस्पताल में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम से कम रखे। उसके लिए अगर हम एम्स पटना की बात करें, तो एम्स पटना ने एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई है। उस कमेटी का काम ये है कि जहाँ जहाँ भी मरीज भर्ती होते हैं, जैसे ICU है या पेशेंट वार्ड में भर्ती होते हैं, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर पेशेंट जाते हैं, तो जहाँ जहाँ भी पेशेंट एडमिट होता है या उनका इलाज होता है, वहाँ पे वो अपना काम करते हैं, बेसिकली कल्चर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कोई ऐसी बैक्टीरिया तो नहीं ग्रो हो रही है हॉस्पिटल में जो पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो। अगर कभी ऐसा कुछ मिलता है तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्यूमिगेशन करना और सैनिटाइज़ करना, तो सारा प्रोसेस हॉस्पिटल लेता है। तो गवर्नमेंट का ये पूरा फोकस है कि सारे इंस्टीट्यूशन में एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी हो, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कम से कम कर सके, जिससे कि मरीजों को प्रॉब्लम ना हो। तो पेशेंट सेफ्टी का ये दूसरा इशू हुआ कि एक तो हमने बताया कि मेडिकेशन एरर, दूसरा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तीसरा चीज़ जो आप परिवार की बात कर रहे थे,
तो परिवार वालों को ज़्यादातर जब पेशेंट डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में होता है, यानी कि जब वो घर में इलाज करता है, अपना करवाता है घर में रह के, तो ज़्यादातर उसके परिजन दवा दे रहे होते हैं। तो उन परिजन को जब भी डॉक्टर से जब भी उनको परामर्श मिलता है, तो वो उनको सही से समझने की ज़रूरत है कि दवा को कब, कैसे और कितनी मात्रा में दिया जाना है, और उसको बहुत सही से समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अभी आपने इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में जिक्र किया है, ये पटना एम्स में किस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है इस कमेटी को लेके? पटना एम्स में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी स्वैब कलेक्ट करती है, कल्चर करती है उसको, और फाइंड आउट करती है कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। तो वो रेगुलर है हमारा, मतलब आईसीयू में डेली कलेक्शन होता है, ओटी में डेली कलेक्शन होता है, वार्ड से डेली कलेक्शन होते हैं, और उसके कल्चर होता है। और कल्चर के बाद अगर कोई ग्रोथ मिलता है तो उस एरिया को हम थॉरोली सैनिटाइज करते हैं, फ्यूमिगेट करते हैं, जिससे कि पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, हम क्योंकि पटना एम्स में बैठे हैं और आप यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी को लेके क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, एम्स पटना में पेशेंट सेफ्टी के लिए कई लेवल पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास तो ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका रेगुलर ट्रेनिंग होता रहता है कि प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। हम उनको बोलते हैं कि बोर्ड लेटर में प्रेस्क्रिप्शन लिखें, जिससे कि पढ़ने में कोई एरर ना हो। बहुत सारी समस्याएं राइटिंग न पढ़ पाने की वजह से कई बार रॉन्ग ड्रग्स दे दी जाती हैं, गलत दवा दे दी जाती है, या गलत डोज में दे दी जाती है, गलत मात्रा में दी जाती है। तो एम्स पटना लगातार अपने डॉक्टर्स को ट्रेंड करता है कि बोल्ड लेटर्स में लिखें और जेनरिक ड्रग्स लिखें। एक तो ये हुआ कि डॉक्टर्स के पार्ट पे। दूसरा, मैं आपको बताया कि जैसे मेडिकेशन एरर के जो और कारण हैं, उसमें से एक ये भी है कि आपके पास नंबर ऑफ स्टाफ कम है, और जो स्टाफ अवेलेबल है वो ट्रेंड नहीं है, तो और या तो पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ का कंडीशन पुअर है। तो एम्स पटना, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, सारे लेवल पे हमारे पास काम है। जैसे कि दवाओं का जो स्टोर है, हम इंश्योर करते हैं कि सारी दवाएं डैम फ्री इन्वायरमेंट में स्टोर्ड हों, और जो हमारे नर्सेस जो दवा डिस्पेंस करते हैं उनको भी बार बार हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कुछ दवाएं होती हैं कि लुक लाइक एंड साउंड लाइक, मतलब कि वो उनका अगर सुनाई एक जैसी देती हैं, या उनके वायल्स जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, लेबलिंग एक जैसी दिखती है। उन दवाओं पे उनको कैसे ध्यान देना है कि उनकी वजह से काफ़ी एरर होते हैं, तो उससे कैसे बचना है। तो हमारे यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग डॉक्टर्स की, नर्सेस की, और दवाओं का जो रख रखाव है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम होता रहता है। और बाकी मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी भी लगातार अपना काम करती रहती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी आपने बताया कि कितना कुछ काम कर रही है पटना एम्स पेशेंट को लेकर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सारी जानकारी होने के बावजूद, सारी व्यवस्था होने के बावजूद हमें वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, या फिर हम कुछ कहीं मिस कर रहे होते हैं कांटेक्ट करने से। तो अगर इस तरह की से कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको कहाँ जाके कांटेक्ट करना चाहिए, स्पेशली पटना एम्स में? देखिए, अगर किसी पेशेंट को दवा लिखा गया है और वो घर पे उसे कभी कोई प्रॉब्लम होती है या दवा समझ में नहीं आई ठीक से, तो उसके लिए एक तो पटना एम्स में टेली मेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो टेली मेडिसिन की फैसिलिटी, वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनको उचित सलाह मिल जाए। दूसरा चीज़ है कि जो भी उनके प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर हैं उनको भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं और उनको अकॉर्डिंगली एडवाइस कर सकते हैं। सर, अभी आपने टेली मेडिसिन का जिक्र किया है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे क्या? टेली मेडिसिन के बारे में मैं बताऊं कि थोड़ा सा टेली मेडिसिन सिस्टम जो एम्स पटना का है वो यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि टेली मेडिसिन जो शुरू से हमारा प्रयास रहा है इंडिया में, तो हम यही देखे हैं कि जैसे एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन को छोटे इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे थोड़ा कम एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स हैं, उनसे कनेक्ट करते थे कि वो डॉक्टर उनको जो अगर कुछ प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट में, पेशेंट की डायग्नोसिस में, तो हायर सेंटर के डॉक्टर्स से कंसल्ट करें और उनसे हेल्प लें। बट इसको देखा गया कि जो लोअर सेंटर पे जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो कॉल करना नहीं चाहते हायर सेंटर के डॉक्टर्स को, तो वो सिस्टम बहुत सक्सेस नहीं हुआ। तो एम्स पटना ने क्या किया
टेलीमेडिसिन के रूप में एम्स पटना ने गांव का कोई भी एक पढ़ा लिखा लड़का है जो जिसके पास कंप्यूटर चला सकता है, उसको सीधे एम्स पटना के टेलीमेडिसिन सेंटर से जोड़ा। उसमें क्या है कि वहाँ पे वीडियो कॉल के थ्रू पेशेंट एम्स पटना के डॉक्टर्स को दिखता है, तो अगर उसको कोई जैसे शरीर में चकत्ता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ बैठे ही डॉक्टर उस पेशेंट को देख सकता है, उससे बात कर सकता है, और देखने और बात करने के बाद जो भी उसकी डायग्नोसिस बनी है उसको अगर यहीं से हम प्रिस्क्राइब करते हैं कंप्यूटर पे, और उस एंड पे अगर प्रिंटर है तो उसको भी वहाँ से वो प्रिंट लेके, जैसे एम्स पटना में हमें प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मिलती है, उसी तरह की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप उसके गांव में मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये है कि इसमें गांव का आदमी डायरेक्ट एम्स पटना से जुड़ सकता है, और उसको रात में या कभी भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो एम्स पटना से जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे सीधे सलाह ले सकता है। सर, हम जैसा कि जान रहे हैं कि अभी बीते 2 वर्षों से हम कोविड को लेके बहुत ज़्यादा एक तो सजग भी हुए हैं और बहुत हमने उसको झेला भी है। कोविड के टाइम में क्या रहा पेशेंट सेफ्टी को लेकर, क्या दिक्कतें आई या फिर किस तरीके से स्पेशली एम्स ने पेशेंट को ट्रीट किया? ये बड़ा वाजिब सवाल है आपका। आपको पता है कि कोविड के समय में एम्स पटना ने कितना काम किया। करीब 500 पेशेंट एक बार एडमिटेड होते थे एम्स पटना में, और करीब 100 से ज़्यादा आईसीयू बेड्स एम्स पटना ने शुरू किए थे उस समय कोविड के लिए, डेडिकेटेड कोविड के लिए। कोविड में जहाँ तक मेडिकेशन एरर की हम बात करें तो हम लोगों ने तमाम अपने न्यूज़लेटर्स में देखा होगा, अखबारों में भी कटिंग आई कि कोविड जब आया तो तरह तरह की भ्रांतियाँ लोगों में फैली, है ना। कुछ लोगों ने कुछ भी तमाम, जैसे कुछ लोगों ने हल्दी पीना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने गिलोय का जूस पीना शुरू कर दिया, जिसको जो समझ में आया उस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए और उसको लोग कंज्यूम करना शुरू किया। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो थे उसमें काफ़ी हैवी मेटल्स थे, और हम जानते हैं कि उन हैवी मेटल्स का शरीर पे काफ़ी दुष्प्रभाव होता है, जैसे कि किडनी डैमेज कर देते हैं, वो लीवर पे अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बहुत हुई थी। कोविड चूँकि एक नई बीमारी थी और लोगों में उसके लिए जानकारी बहुत कम थी, तो हर एक आदमी, हर दूसरा आदमी सलाह देने लगा था, और जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उन्होंने बहुत सारी जो इस तरह की दवाएं प्रेस्क्राइब करी जो ऑलरेडी मान्यता प्राप्त नहीं है। उससे पेशेंट्स को काफ़ी सफरिंग हुई। कई सारे मरीज हमारे पास भर्ती हुए जो मेडिकेशन एरर के बहुत सारे पेशेंट भर्ती हुए कि अननेसेसरी दवाएं और अननेसेसरी डोज में खाए, जिसकी वजह से उनको रीनल प्रॉब्लम भी थी और भी काफ़ी समस्याएं थी। डॉक्टर साहब, हम जैसा कि जानते हैं कि ये WHO का एक बहुत बड़ा योगदान था इस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। तो जैसा हम जानते हैं कि हर साल कुछ न कुछ थीम्स होते हैं, इस बार के क्या थीम्स हैं इस डे को मनाने का? इस साल का जो थीम है मेडिकेशन विदाउट हार्म। हमें पता है कि दवाएं तो बीमार होना है तो हमें खाना है, और ये भी पता है कि हर दवा का कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, और उसके बाद अगर एक से ज़्यादा हम दवा दे रहे हैं तो उन दवाओं के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो दवा खाना है हमें, बट अगर बीमार हैं तो दवा खाना है, बट उन दवा को खाने की वजह से हम बीमार ना पड़ें। इस वजह से इस बार का जो थीम है कि मेडिकेशन विदाउट हार्म। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँगा कि 6 to 7% जो हॉस्पिटलाइजेशन है इंडिया में वो मेडिकेशन एरर की वजह से है जी। तो बहुत बड़ी समस्या है मेडिकेशन एरर। इस वजह से इसको इतनी प्रायोरिटी विश्व स्वास्थ्य संगठन दे रहा है कि इसको हम कैसे रोकें, और रोकने के लिए तमाम प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं, जो चिकित्सक हैं उनके तरफ से भी हो रहे हैं, और पब्लिक को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बीमारी होती है तो आप प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाएं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास ना जाएं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारी जो दवाएं जो हम बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब कर देते हैं अप्रशिक्षित डॉक्टर, उन दवाओं से भी बहुत सारे खतरे हो सकते हैं, इवन जान तक जा सकती है। जैसे हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक खूब प्रेस्क्राइब की जाती है, लेकिन उसी में से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको उन एंटीबायोटिक से एलर्जी हो सकती है, और उस एलर्जी में उनके शरीर पे चकत्ते दाने पड़ने से लेके इवन जान तक जा सकती है।
तो इवन जैसे कि दर्द के लिए हम लोग NSAID लेते हैं, जैसे वोबरान का इंजेक्शन आपने सुना होगा, जी। लेकिन एक वोबरान का इंजेक्शन भी किसी एक आदमी की जान के लिए भारी पड़ सकता है। तो इसलिए अप्रशिक्षित डॉक्टर से हम सलाह न लें, और जब भी सलाह लें हम किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से लें, और जब भी सलाह ले रहे हैं उस समय उस दवा का उचित डोज, फ्रीक्वेंसी और किस तरह से उसको लेना है उस डॉक्टर से डिटेल में बात करके पूछ लें और अच्छे से समझ लें, जिससे कि हम मेडिकेशन एरर से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब पेशेंट सुरक्षा की बात आती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हम लोग भी जानते हैं कि अपने घरों में भी जो हमारे परिवारजन में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बहुत ज़्यादा तरीके से देख रेख करनी होती है, तो हॉस्पिटल क्या कुछ करते हैं एक बुज़ुर्ग पेशेंट के साथ, या फिर उनको कैसे ट्रीट करते हैं? जहाँ तक आपने बुजुर्ग की बात करी, हम ये जानते हैं कि जैसे एज बढ़ती जाती है तो जितनी भी हमारी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इवन कैंसर, बहुत सारी बीमारियों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उस केस में होता क्या है कि हम एक से ज़्यादा, जिसको हम पॉलीफार्मेसी बोलते हैं, कई बार उनको 4 दवाएं 5 दवाएं भी वो लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसकी दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, शुगर डायबिटीज़ है तो उसके लिए दवा ले रहे हैं। और इन दवाओं का, जैसे कि मैं बताया कि अगर एक से ज़्यादा दवा ले रहे हैं आप, तो उनका आपस में इंटरेक्शन होना बहुत स्वाभाविक सा है। तो उस समय हमें विशेष ध्यान देनी है, जिनको एक से ज़्यादा दवाएं चल रही हैं, कि उन दवाओं का जो भी प्रशिक्षित डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसी तरीके से, जैसे प्रेस्क्राइब किया है उसी तरीके से लें। तो बुजुर्गों में मेडिकेशन एरर एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी दवाएं एक साथ चल रही होती हैं। तो इस पे उनके परिवारजनों को और डॉक्टर्स को, या जो भी उनकी बुजुर्ग की केयर करते हैं, उसको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपने पेशेंट सेफ्टी को लेकर जो इतनी सारी जानकारी दी है ये काफ़ी है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार होता है कि स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट वहाँ आते हैं, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और वहाँ पे सारी सुविधाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध भी होता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि सारे पेशेंट की देखभाल उसी तरीके से की जाए? जहाँ तक सरकारी अस्पताल की बात है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंट का संख्या है। उस प्रोपोर्शन में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिस हिसाब से जितना पेशेंट का इनफ्लो है उस हिसाब से नहीं होते हैं। और जो मेडिकेशन एरर में मैंने पहले भी बताया था कि स्टाफ कम होना और प्रशिक्षित स्टाफ का कमी होना, और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है अगर वो प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे मेडिकेशन एरर की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमारे ग्रामीण लेवल पे जो चिकित्सालय हैं, ग्रामीण लेवल पे या कस्बा लेवल पे, जैसे कि PSC है, CSCs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमें वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। हमें उनको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, जिससे कि पेशेंट को टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में अपनी कॉमन प्रॉब्लम के लिए एम्स पटना या एम्स पटना जैसे अस्पताल में आने की ज़रूरत न हो, जिसकी वजह से हम भीड़ कम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली भीड़ जब कम होगी तो जो मेडिकेशन एरर है वो कम होगा। बात यह है कि भीड़ सिर्फ कम करने की बात नहीं है, बात यह है कि जिस मात्रा में लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से हमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि उनमें फैटीग ना हो और वो ओवरवर्क ना हो। और जब भी आदमी फैटीग होता है, ओवरवर्क होता है, तो उससे एरर होने की संभावना किसी भी काम में बढ़ जाती है। और उसी तरह से हेल्थ सेक्टर में भी वो प्रॉब्लम है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर रही है। जहाँ तक एम्स पटना की बात है, तो हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि पेशेंट का लोड बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट भी कंटिन्यूस प्रोसेस है वो हो रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि एडिक्वेट नंबर मेंटेन हो, जिसकी वजह से कि पेशेंट के जो पेशेंट का देखभाल करते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, उनको फैटीग से या इस तरह की समस्याओं से मेडिकेशन एरर ना हो। डॉक्टर साहब, जब बात मेडिकेशन एरर की होती है तो उसमें हम देखते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसा हम देखते हैं आम तौर पे गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा मेडिसिन दिए जाते हैं। किस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए?
गर्भवती महिलाओं का आपका जो सवाल था बहुत ही जायज़ है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं एक अलग तरह का चैलेंज होती हैं डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। क्योंकि गर्भवती जो महिला है उसके पेट के अंदर जो बच्चा है, तमाम ऐसी दवाएं हैं जो अगर गर्भवती महिला को दी जाए तो उसके बच्चे पे उसका साइड इफ़ेक्ट बुरा साइड इफ़ेक्ट होता है। उन दवाओं को हम टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं और उस इफ़ेक्ट को टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को खास करके प्रशिक्षित डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, जिनको ये पता हो कि कौन कौन सी दवाओं में टेरेटोजेनिक इफ़ेक्ट है जो उनके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो उन दवाओं को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। लेकिन अगर अप्रशिक्षित हाथ में वो जाती हैं तो वो हो सकता है कि उनको इतना जानकारी ना हो और वो इस तरह की दवा दे दें। तो इसलिए मेडिकेशन एरर में जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम है कि मेडिकेशन विदाउट हार्म, वो गर्भवती महिलाओं पे खास करके उनका ध्यान है। वो इसलिए है कि वो महिला को ही नहीं बच्चे को भी उस दवा से नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, पटना एम्स पेशेंट सेफ्टी को लेके किस तरह का जागरूकता कर रही है? पेशेंट सेफ्टी के लिए एम्स पटना नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहा है और उससे हम पेशेंट के और जो उनके तीमारदार आते हैं उनको जागरूक करेंगे कि वो मेडिकेशन एरर से कैसे खुद को बचाएं, कैसे अपने परिवार वालों को बचाएं। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे पटना एम्स डिफरेंट रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, उसका एक अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी कम्युनिटी मेडिसिन के द्वारा अलग अलग तरीके से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके रैली भी निकालेंगे हम लोग। उसके माध्यम से भी पब्लिक को जागरूक करते हैं कि वो मेडिकेशन एरर से कैसे बचें। तो इन सब सारी तरीक़ों से जागरूकता अभियान में एम्स पटना काम करता है। दूसरा, जो मेडिकेशन एरर की जहाँ तक बात है, उसके लिए एक कमेटी और है एम्स पटना में, ड्रग विजिलेंस कमेटी। वो भी वार्ड्स में जाके ये पता करते हैं कि जो दवाएं लिखी जा रही हैं उनका पेशेंट पे कहीं साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो तो नहीं रहा है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट उनको मिलता है तो उस एरिया के डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को वो ट्रेन करते हैं और बताते हैं कि कैसे मेडिकेशन एरर को हम कम कर सकें। दूसरा, एम्स पटना प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट करता रहता है। प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट का मतलब होता है कि जो डॉक्टर्स जो प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं उनका समय समय पे वो जांच करता रहता है कि उनकी राइटिंग पढ़ने लायक है कि नहीं, और जो दवा जैसे लिखनी चाहिए वैसे लिखी जा रही है कि नहीं। वहाँ पे अगर कोई अनियमितता मिलती है तो उसके बारे में भी उनको ट्रेन करता है, जागरूक करता है और ज़रूरी मेजर लेता है जिससे कि उस तरह की गलती ना हो। तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत है। अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं उनसे लड़ सकेंगे। इसी के साथ डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को स्पेशली जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है उसके लिए और वैसे भी पेशेंट को किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए इसके बारे में इतनी जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो इसी के साथ अपना और अपनों का रखिए ख्याल, स्वास्थ्य ही धन है। इस विशेष कार्यक्रम को आप लोग ने बेहद पसंद किया होगा, मुझे उम्मीद है। इसी के साथ अगले अंक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।